समय था 17 नवंबर 2012 का। सल्वाडोर अल्वारेंगा नाम का शख्स, जिसकी उम्र करीब 36 से 37 वर्ष की थी, वह इस वक्त अमेरिका के निचले देश यानी मैक्सिको के कोस्टा अजुल नामक गांव में मौजूद है। सल्वाडोर अल्वारेंगा पेशे से मछुआरा है। कोस्टा अजुल कस्बे को ध्यान से देखा जाए तो मालूम पड़ेगा, ये दोनों तरफ से घिरा है पानी से, जो मौजूद है समंदर के किनारे। वह मछली पकड़ने के लिए समुद्र में निकल पड़ा 25 फुट लंबी बोट लेकर। यहाँ उसके साथ मौजूद है उसका एक साथी भी, जिसकी उम्र करीब थी 23 वर्ष। इनका प्लान था ये करीब 30 घंटे मछली पकड़ेंगे प्रशांत महासागर में, मतलब ये एक दिन से ज्यादा समय तक गुजारेंगे समुद्र के बीच। दोनों साथी मछली पकड़ने के लिए प्रशांत महासागर के गहरे इलाके की तरफ निकल पड़े। दोनों के समुद्र में निकले हुए कुछ ही घंटे बीते थे, इतने में खतरनाक समुद्री तूफान से सामना हुआ उनके बोट का। ये 30 घंटे के लिए समुद्र में गए थे, मगर तब से महीने वर्ष बीत गए, इनका कोई भी अता पता नहीं। Such an incredible story of survival of Jose Salvador Alvarenga, the man who survived 438 days adrift in the Pacific Ocean. It's a story that has the whole world scratching its head. How can this man, they're wondering, Jose Salvador Alvarenga, survive? Jose Salvador Alvarenga says he was lost at sea for 13 months after he and a companion were caught in a violent storm on a small fishing boat off the Mexican Pacific coast. Both Marshall Islands in the North Pacific. He claims he'd been drifting on the open ocean for 13 months. कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सल्वाडोर अल्वारेंगा, जिसका जन्म सन 1975 देश अल सल्वाडोर के एक छोटे से इलाके गैरसा पल्मेरा में जो मौजूद है समंदर के किनारे। वह पेशे से लेखक तथा मछुआरा था। मछुआरा होने का सबसे बड़ा रीजन है उसका समुद्र के किनारे होना। उसका पूरा जीवन यहीं पर गुजरा, लेकिन जब करीब 27 साल का हुआ तो काम के सिलसिले में अपने देश अल सल्वाडोर को छोड़कर अपने पड़ोसी देश के बगल के देश मैक्सिको में जाना पड़ा। वो मैक्सिको में 4 साल यानी 2006 कोस्टो अजुल के कस्बों में मछुआरों का काम किया। वह घंटों घंटों तक समुद्र में जाता था, मछली पकड़कर लाता था अपने मालिक के लिए। उसके साथ उसका एक साथी पेरेस भी काम करता था। पर इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट इसके 6 साल बाद यानी 17 नवंबर 2012 को आया। हर बार की तरह आज के दिन भी ये समुद्र में जाएंगे मछली पकड़ने के लिए। इस बार इनका प्लान है ये प्रशांत महासागर के गहरे हिस्से में जाएंगे, करीब आधा घंटे के लिए। वह 10 साल से ज्यादा समय तक काम करने से काफी अनुभवी हो चुका था। इस बार जो उसका साथी पेरेज जो जाया करता था उसके साथ, कुछ काम के सिलसिले में वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं हो पाया। इसलिए काफी सोच विचार के बाद 23 साल के कार्डोबा नामक बंदे को अपने साथ ले जाने को तैयार हुआ, जिसका नाम तक वह नहीं जानता था। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी, उसे समुद्र में मछली पकड़ने का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बावजूद दोनों प्रशांत महासागर में करीब 7 मीटर लंबी बोट के साथ उतर गए। घंटों तक काम करने के बाद इन्होंने करीब 500 किलोग्राम मछली पकड़ने में कामयाब हुए। सब कुछ ठीक ठाक चला। वक्त आ चुका था इनका वापस आने का, पर कुछ ही देर में समुद्री खतरनाक तूफान इनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। ये वहां से निकलकर किनारे तक पहुंच पाते, इससे पहले तूफान पहुंच गया इनके बोट के पास। पहली लहर से बोट पर इतनी जोरदार टक्कर हुई जिससे वो अपने बॉस से बातें करता था। मोटर, मछली रखने के लिए रेफ्रिजरेटर तथा अधिकांश पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्षतिग्रस्त हो गए। अब यदि इन्हें बोट में खुद को सुरक्षित रखना है तो कुछ भी करके इन्हें बोट को हल्का करना होगा, जिसके लिए पकड़ी हुई मछलियों को बोट से पानी में फेंकना होगा। ये ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहते थे, मगर न चाहकर भी ऐसा करना पड़ा। बोट के हल्का होने के बाद ये खुद से बोट को किनारे पर लाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि तूफान की वजह से बोट का मोटर भी खराब हो चुका था। रात भर तूफान के बीच उलझे रहे। सुबह होने पर करीब 9 बजे इन्होंने मैक्सिको के पर्वत को देखा, जिसके बीच से सूरज निकल रहा था। इस चीज से ये अंदाजा लगा चुके थे जमीन इनसे करीब 2 घंटे की दूरी पर है। इतने करीब आने के बाद अल्वारेंगा अपने बॉस को वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क किया। ऐसा वह तूफान में फंसने के बाद भी किया था, मगर सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। पर इस बार उसका बॉस सिग्नल रिसीव किया। अल्वारेंगा बताने लगा बोट का मोटर खराब हो चुका है। उसका बॉस मदद के लिए लोकेशन पूछने लगा, लेकिन उनके पास मेन जीपीएस था ही नहीं। तूफान में कहीं खो गया और जो है वह काम ही नहीं कर रहा। अब इनके पास एक ही रास्ता था, ये जहाँ पर है वहीं पर बोट को रोके रखें। इसके लिए इन्हें लंगर की जरूरत पड़ेगी, जो कांटे नुमा होता है, जिसे पानी में फेंकने के बाद जमीन में धंसकर बोट को एक ही जगह रोके रखता है। पर उनके पास लंगर था ही नहीं, क्योंकि अल्वारेंगा को लगा ही नहीं था कि गहरे पानी में इन्हें इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए लंगर लाया ही नहीं। अब जो भी कुछ करना था उसके बॉस को ही करना था। इस तरह अल्वारेंगा रेडियो पर आखिरी बातें किया, कहने लगा जल्दी आओ वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उनका बॉस उन्हें बचाने के लिए जब तक उन तक पहुंचता तब तक के लिए उन्हें खुद को लहरों से बचाकर रखना था बोट को। कुछ ही देर में इन्हें समझ में आया, इन्होंने जो मछलियों को पानी में फेंका है बर्फ से निकालकर, जिसके कारण समुद्री खतरनाक जीव
जिसमें शार्क भी शामिल है, इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्होंने भले ही मछली को फ्रीजर से निकालकर पानी में बहाकर एक खतरे से बच चुके हों, पर खतरा इससे भी बड़ा हो सकता है इनके लिए, क्योंकि खून शार्क को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। मगर बोट को लहरों से बचाए रखने के लिए उसे हल्का करना बहुत ही जरूरी था। मछलियों के फेंकने के बाद भी जब बोट का वजन उतना कम नहीं हो पाया जो लहरों का सामना कर सके, तो उन्हें बर्फ तथा अन्य प्रकार के गैसों को भी बाहर फेंकना पड़ा जो रखी हुई थी बोट के अंदर। पर लहरों की वजह से वे लगातार समुद्र की तरफ बढ़ते जा रहे थे। खुद को एक जगह रोके रखने के लिए इनके पास लंगर तो नहीं था, इसलिए अल्वरेंगा करीब 50 बुआइस को पानी में उतारा। ये वह चीज है जो पानी में तैरता रहता है, जो शायद बोट को स्थिरता प्रदान कर सके। करीब 10 बजे के बाद रेडियो भी काम करना बंद कर दिया। अब वह चाहकर भी अपने बॉस से बात नहीं कर सकता था। इन्होंने जो 30 घंटे का काम शुरू किया था वह भी खत्म होने को आया। अल्वरेंगा को पहले से पता था कल से तूफान रहेगा जो चलेगा करीब 5 दिन तक। इस तरह ये दोनों तूफान के बीच गंभीर रूप से फंस चुके थे। इनके पास ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जिससे ये खुद की मदद कर सके या दूसरे से मदद मांग सके। तेज तूफान के कारण बोट में पानी भरने लगा। इन्हें कुछ भी करके जल्द से जल्द बोट के अंदर से पानी बाहर निकालना होगा। दोनों लोग बोट से पानी बाहर निकालने में कड़ी मेहनत की है। पूरा दोपहर दोनों को तूफान ने बहुत ही परेशान किया। काम करते करते दोनों बिल्कुल थक चुके थे, मानो जैसे बेहोश हो जाएंगे। पानी निकालते निकालते अल्वरेंगा गुस्से में आ गया। पास में मछली को मारने के लिए जो डंडा रखा था उसी से टूटे हुए इंजन को पीटने लगा। आखिर में रेडियो तथा खराब जीपीएस को हाथ में लेकर गुस्से में आकर पानी में फेंक दिया। इस तरह कुछ ही देर बाद सूरज डूब गया। सूरज के डूबते ही तूफान की वजह से दोनों को ठंड लगने लगी। ठंड से बचने के लिए दोनों रेफ्रिजरेटर के बॉक्स को उल्टा कर दिए, जिसके अंदर जाकर खुद बैठ गए। लेकिन भीगे होने के कारण दोनों को ठंड काफी ज्यादा लग रही थी। ठंड को दूर करने के लिए दोनों आपस में पैर मोड़कर बैठ गए, पर ये ज्यादा समय तक ऐसे बैठे नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे बोट में पानी का लेवल बढ़ने लगा, इसलिए दोनों 15-15 मिनट समय लेकर पानी को बाहर निकालने लगे। रात के अंधेरे में तूफान मानो जैसे दोनों को समुद्र के बीच ढकेल दिया हो। ये किनारे से समुद्र में इतने अंदर जा चुके थे जहाँ से ये पता लगा पाना भी था बहुत ही मुश्किल। आखिर वे जा रहे हैं किस तरफ। इन्हें कभी लगता था ये उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो कभी लगता था दक्षिण में। इन्हें कुछ भी पता नहीं बोट पानी में तैरता हुआ बढ़ रहा है किस तरफ। इनके पास ना ही पाल था, ना ही पतवार, ना ही लंगर, ना कोई दिखती हुई रोशनी। दूसरों से संपर्क करने का कोई भी रास्ता नहीं था इनके पास। नाव खुले समुद्र में बहती रही। मछली को पकड़ने के लिए जो भी चीजें थी इनके पास, तूफान के बीच उन्होंने सब कुछ खो दिया। इनके पास बहुत ही लिमिटेड चीजें मौजूद हैं, जिसमें से थोड़ा बहुत खाने का सामान है। ऊपर से डर है, यदि इनका सामना शार्क से हुआ तो जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जब इनके गायब हुए 2 दिन से ज्यादा गुजर गए तो इनका बहुत सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज करवाया जो उन्हें ढूंढने में लग गई। मगर 2 दिन बाद मौसम खराब होने की वजह से उन्हें ढूंढना बंद कर दिया गया, क्योंकि खराब मौसम में नीचे का कुछ भी देख पाना था बहुत ही मुश्किल। जैसे जैसे दिन हफ्ते में बदल गए, वक्त के साथ दोनों ने भोजन का बंदोबस्त करना सीख लिया। अल्वरेंगा अपने हाथों से ही कभी मछलियाँ, तो कभी कछुआ, तो कभी जेलीफिश तथा समुद्री पक्षियों को पकड़ने के काम में लग गया। इसी के साथ दोनों मिलकर समुद्र में बह रही ऐसी चीजों को अपने पास रख लेते थे जो शायद काम आ सकता था इनके लिए। प्यास बुझाने के लिए समय समय पर बारिश के पानी को भी इकट्ठा कर लेते थे। पर कभी कभी जब बारिश का पानी लंबे समय तक नहीं मिलता था तो उन्हें कछुए का खून, यहाँ तक कि खुद का यूरिन भी पीने पर मजबूर होना पड़ता था। धीरे धीरे ऐसे इनका सफर समुद्र के बीच चलता रहा। वक्त बीतने के साथ समुद्र में सफर करते हुए बीत चुके थे पूरे 3 महीने, यानी समय आ चुका था फरवरी 2013 का। तीसरे महीने के बाद से लगातार कच्चे मांस खाने की वजह से कोर्डोबा की तबीयत खराब होने लगी। चौथा महीना आते आते उनका साथी जीने की उम्मीद खो दिया। आखिरकार 4 महीने की यात्रा में कुछ भी खाने से इनकार करने पर वह भूखमरी के कारण मारा गया। लेकिन मरने से पहले अल्वरेंगा को कहकर गया, मेरे मरने के बाद तुम मेरे मांस को नहीं खाओगे। इसलिए उसने ऐसा ही किया। उसकी डेड बॉडी को नाव में ही रखा। अपने साथी को खोने के बाद वह बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, इसलिए 4 दिन बाद वह खुद आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन ईसाई धर्म ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। बिल्कुल अकेला पड़ने पर वह कभी कभी अपने साथी की डेड बॉडी से बातें करने लगता था। अपने साथी के गुजर जाने के 6 दिन बाद उसे कभी कभी ऐसा लगता था वह पागल हो जाएगा। इस ख्याल से दूर जाने के लिए अपने साथी की डेड बॉडी को पानी में बहा दिया। इस बीच उसने कार्गो शिप को अपने पास से गुजरते हुए देखा, पर फिर भी इससे भी कोई मदद न मिल सकी। अथाह समुद्र के बीच उसने चांद की कलाओं को देखकर समय का पता लगाया। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। वक्त बीतने के साथ 1 साल का समय यानी 12 महीने गुजर गए। 12 महीने के सफर में उसे किनारे की झलक भी दिखाई नहीं दी। पर 13वें महीने
करीब 10,800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसे एक टापू दिखाई पड़ा, जो था मार्शल आइलैंड का एक हिस्सा। किनारा देखते ही वह दौड़कर टापू पर पहुंचा, जिसे वहां के 2 स्थानीय लोग देख लिए। उसके हाथ में मौजूद था एक चाकू भी। पर उसकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी बाकी है असली मुसीबतों का आना। इस तरह 438 दिन पर वह पहुंच चुका था मार्शल आइलैंड पर। यहाँ पर अगर उसे जरा भी चूक हुई होती, यदि वह मार्शल आइलैंड से थोड़ा भी दूरी पर होता, तो उसे यहाँ से दोबारा जमीन दिखने में सालों लग जाते। उसे दोबारा से जमीन देखने के लिए बढ़ना पड़ता इंडियन ओशियन की तरफ। इस तरह 30 जनवरी 2014 को 36 से 37 वर्ष की उम्र में मार्शल आइलैंड पर पहुंचने में कामयाब हुआ। वहां के लोगों ने तुरंत उसका इलाज करवाया। 10 फरवरी को वो मैक्सिको जाने की बजाय अपने मूल देश अल सल्वाडोर अपने परिवार के पास जाने के बारे में सोचने लगा, मगर उसे पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए मार्शल द्वीप जहां के माजरू शहर के हॉस्पिटल में 11 दिन के लिए और इलाज करवाया गया। अल्वारेंगा के बचने के बाद जब यह बात दुनिया के सामने आई, उसने समुद्र में 438 दिन गुजारे, तो लोगों ने इस पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। लोगों को संदेह होने लगा, इतने कम रिसोर्सेज से 438 दिन तक जीवित रहना कैसे संभव है। लेकिन जब सारी चीजें पता की गई तो मालूम पड़ा, जिस नाव का इस्तेमाल किया था उसके मालिक का भी पता लगाया गया। मालिक के पूछने पर मालिक बताने लगा, इतने लंबे समय तक बिना बीमार हुए 6 से 7 महीने से ज्यादा जीवित रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसकी इस कहानी पर लोगों को तब यकीन होने लगा जब रेस्क्यू सर्विस ऑफिसर द गार्डियन ने बताया, मुझे 17 नवंबर 2012 को उसी क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों तथा उनके नाव के लापता होने की खबर मिली, जो 30 घंटे के दायरे में थे। क्योंकि इस रेस्क्यू टीम को अल्वारेंगा के बॉस ने ही इन्फॉर्म किया था। उन्होंने 2 दिन तक खोज जारी रखा, पर 2 दिन के खोज के बाद मौसम खराब होने की वजह से उन्हें ढूंढना बंद कर दिया गया। मार्शल आइलैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका के एम्बेसडर ने भी माना, किसी का 13 महीने तक समुद्र में जीवित रहना लगभग असंभव है। लेकिन ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई अचानक 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर तय करके यहाँ कैसे पहुँच सकता है। जब कई सारे रिसर्च किए गए तो यह कहानी धीरे धीरे सच साबित होने लगी। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक खास समुद्र वैज्ञानिक एरिक वैन सेविल ने कहा कि यह पूरी तरह से असंभव था कि समुद्री धाराएं मैक्सिको से मार्शल द्वीप तक एक नाव को ले जा सकती थी। इन्होंने रिसर्च के दौरान पाया, इतना लंबा सफर तय करने में लगभग 18 महीने लगेंगे। लेकिन जब यही रिसर्च अलग अलग इंस्टीट्यूट के लोगों ने किया तो मालूम पड़ा, उस वक्त जिस तरह से हवाएं चल रही थी तथा समुद्र की लहरें थी, उस समय 13 महीने में मार्शल आइलैंड तक पहुंचा जा सकता था। इस बीच अल्वारेंगा पर एक इल्जाम लगा। कोर्डोबा जो था उसका साथी जो गया था उसी के साथ, उसके परिवार वालों ने उस पर $10 लाख का मुकदमा दायर कर दिया, उस समय के करीब 7 करोड़ रुपए। इस बात का इल्जाम लगाया कि उन्होंने जीवित रहने के लिए अपने साथी का मांस खाया। पर उन लोगों का यह आरोप लास्ट में गलत साबित हुआ, क्योंकि अल्वारेंगा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि मौत के 4 दिन बाद उसकी बॉडी को पानी में सही सलामत बहा दिया था। पर आखिर में मेरा आपसे सवाल है, यदि आप उस जगह होते तो आप कितने दिन सरवाइव कर पाते। फिलहाल मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।